Hi everyone, welcome back to our channel. Welcome to निपुण सीरीज फॉर एसएससी सीजीएल मींस। आज हमारी जो है वो नेक्स्ट वीडियो हम कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं पॉलिटी का, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल राइट्स जो है ना, फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बहुत क्या मतलब, मैं अगर पूरी पॉलिटी में से अगर एक सेक्शन सबसे ज्यादा आपको स्ट्रेस करने को बोलूँ तो वो सबसे पहले फंडामेंटल राइट होगा। वाई? बिकॉज दैट इज द फाउंडेशन ऑफ वाई हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हमने क्यों नागरिकता दी, उसके बाद हमने उनको इंडिविजुअल राइट्स दिए। तो जो कोर राइट्स होते हैं ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसके लिए स्ट्राइव करती है, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पहली बात तो ये। बट अब देखो, ये मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा क्लैरिटी दे देती हूँ कि हम लोग ना एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, मतलब हमने किया है। मेंटरशिप प्रोग्राम में हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक रिवीजन है, आपके लिए मैंने जो कंपाइल्ड रिवीजन सीरीज लेके आई हूँ ना, तो वो सीरीज एक्चुअली उनके लिए क्या है कि फाइनल राउंड अप है। हम शेड्यूल देते हैं, मतलब हम एक उनको ना टारगेट्स देते हैं, वीकली, डेली एंड देन मंथली। उसके बाद जो ये जीके की वीडियोस आ रही है हर सब्जेक्ट की, वो एक रिवीजन की तरह काम करती है हमारे मेंटरशिप बैच के लिए। ठीक है, और डेफिनेटली आपके लिए भी, बिकॉज फाइनली जो मेरा टारगेट है ना, वो है कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। उसके बाद है टू द पॉइंट, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसका आपको पता होना चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन, यार पता है क्या होता है कि आप जितने भी वीडियोस देखते हो उसमें आप सिर्फ मतलब क्वेश्चंस देखते हो और आंसर्स देखते हो, बट मेरा है कि आपको फ्लो पता हो पूरी चीज का, आपको दिमाग में रहे, याद रहे, कम टाइम में ज्यादा रिविजन हो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट से। अब यार देखो, सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स कि नॉर्मल राइट्स जो है वो कितनी तरह के होते हैं, उसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स पे आएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन किस पे आएगा मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। सबसे पहले होते हैं नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स क्या होते हैं? जो बाय बर्थ किसी भी इंडिविजुअल को पता हो, या किसी भी इंडिविजुअल के पास हो, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, ये वो राइट्स हैं जो कि नेचुरल राइट्स के बीच में आते हैं। ठीक है, यार इस पर डायरेक्ट ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि भाई एक पर्टिकुलर राइट दे देगा, फिर वो बोलेगा कि ये राइट किसके अंदर आता है, या क्या ये इज इट अ नेचुरल राइट और नॉट। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट में क्या होता है ना कि वो राइट्स विच आर इसेंशियल फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड वेलबींग, वो आते हैं हमारे जो जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, या राइट टू फ्री फेयर ट्रायल है। तो ये जो है ना, या फिर वो जो ह्यूमन बेसिक ह्यूमन लाइफ है, जब भी हम रिफ्यूजीज के राइट की बात करते हैं, तो वो जो राइट्स है ना, वो पर्टिकुलर ह्यूमन राइट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो बेसिक डिग्निटी से रिलेटेड होते हैं वो ह्यूमन राइट से रिलेटेड होते हैं। लीगल राइट। लीगल राइट जैसे कि आपको नाम में भी पता लग रहा है, कोई भी आप लॉ बनाते हैं, कोई भी जो स्टेट होती है वो लॉ बनाती है, और लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी इंडिविजुअल को राइट मिलते हैं तो वो लीगल राइट के बीच में आते हैं। ठीक है, तीसरा ये हो गया। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। नाम से ही पता लग रहा है, हमारी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमें कोई राइट दिए गए हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। ठीक है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। ठीक है। उसके बाद आता है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। यार जो, ठीक है, ओके, तो पॉलिटिकल राइट्स वो होते हैं दैट आर कंसर्न विद द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि जो राइट टू वोट है, अभी पीछे शोर हुआ था, सॉरी उसके लिए। तो उसके बाद सिविल और पॉलिटिकल राइट्स में, पॉलिटिकल राइट्स वो होते हैं जो राइट टू वोट जैसे है, जैसे कोई भी इंडिविजुअल है ना, जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो राइट्स उनको इंश्रिंड करता है, जो राइट्स उनको प्रोवाइड करता है, वो पॉलिटिकल के बीच में आते हैं। सिविल राइट्स बेसिकली वही होता है जो सिटीजनशिप से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, एक थिंकर है, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता दूं, टी एच मार्शल। ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसने सिविल, पॉलिटिकल, उसके बाद सोशल इकोनॉमिक राइट्स की बात करी थी। इसमें जो इकोनॉमिक और सोशल राइट्स होते हैं ना, वो हम डीपीएसपी में पढ़ेंगे, जो रिलेट करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, ओके। उसके बाद हमारे आते हैं फंडामेंटल राइट, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। अब पता है इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा? देखो, आपको बेसिक तो आपको पता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स, हाँ वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, लेकिन पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है कि दो रीजन है दैट वी कॉल देम फंडामेंटल राइट्स, या फिर वो इतने इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करती है, और दूसरी चीज ये कि जस्टिसेबल है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर वो राइट का हनन हो जाए, या कोई भी स्टेट अथॉरिटी वो राइट्स आपके आपसे छीनने की कोशिश करे, तो आप सीधा सीधा कोर्ट में जा सकते हो उस राइट को इन्फोर्स कराने के लिए। उस चीज को बोलते हैं जस्टिसेबल। ठीक है, ओके। उसके बाद कौन से पार्ट में है? तो पार्ट 3 में ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद कौन से आर्टिकल हैं? तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 जो है वो हमारा, 12 से 35 ये ध्यान रखना है, 12 से 35 ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके बाद 36 से लेकर 51 तक जो हमारे आते हैं वो हमारे डीपीएसपी है। फिर 51 जो ए वाला पार्ट है वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, ओके। उसके बाद कहाँ से लिया गया है? जो मेन फंडामेंटल राइट, अगर कोई एक आप सोर्स करो ना, आप मैंने इसकी अलग वीडियो भी बनाई है कि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इसके सोर्स से लिया है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए है ना, उससे हमने फंडामेंटल राइट्स लिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है,
ओके। उसके बाद अब देखो, अब आता है फंडामेंटल राइट्स का बेसिक पार्ट। अब ये फंडामेंटल राइट्स एक ही वीडियो में मैं नहीं बनाना चाहती हूँ, बिकॉज मेरे को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है और एक ही वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं हाफ हाफ करके करूंगी। हम आज ट्राई करेंगे कि 21 आर्टिकल तक कर ले, आर्टिकल राइट टू लाइफ वाला जो है वहां तक हम कर लें। उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, पहले हम फंडामेंटल राइट का एक बेसिक डिविजन देखते हैं कि कितने राइट्स हैं। तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। से टोटल 6 पार्ट आते हैं, मतलब 6 पार्ट आते हैं। उसके आगे सब पार्ट्स हैं जो हम एक एक आर्टिकल में हमने डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद देखो, सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी। नाम से ही पता लग रहा है कि राइट टू इक्वालिटी में हम इक्वल राइट्स की बात करने वाले हैं, बट इसमें भी कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें याद क्या रखना है? सबसे पहले तो ये कि आपको ये रटा होना चाहिए कि 14 से 18, 19 से 22, 23 24, 23 24, जैसे सीधा आपको 23 24 पूछेगा तो आपको दिमाग में नहीं लगाना बार बार कि 23 24 राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था या फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन था। ये जो है ना 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, या 29 30 या 20 24, ये आपको एकदम रटा होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इसी पर ही आएगा। आप कितना भी डीप में चले जाओ, लेकिन अगर आपको 14 से लेकर ये हमारे 32 जो आर्टिकल है उसका एक एक नहीं पता था, तो आप वो बेसिक क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे कभी। समझ रहे हो? ठीक है, उसके बाद आ जाओ। उसके बाद यार जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, हाँ, एक चीज और, एक चीज पे क्वेश्चन आता है जो आपने देखा होगा। यहाँ पे हमने 30 के बाद सीधा 32 पे चले गए, है ना? तो बीच में एक आर्टिकल था, आर्टिकल 31। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, जो आपको याद होगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, बिकॉज उस समय इंदिरा गांधी ने काफी सारे चेंजेस लेके आए थे। उसको चेंज करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए थे। उसी में एक चीज और ऐड हुई थी, आर्टिकल जो 31 है उसको अबॉलिश करके आर्टिकल 300A में डाल दिया था। अब ये क्या था एक्चुअली? राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब इंडिविजुअल के पास प्रॉपर्टी राइट एक लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में अमेंडमेंट हुआ था इसका। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना है आपको। उसके बाद फीचर्स। अब फीचर्स क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि यार हमें ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्या पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है कि क्या फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है क्या? नहीं, सारे नहीं। कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ सिटीजन के लिए हैं। ठीक है, अब एलियंस के लिए, यानी कि जो फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जो उनको उन लोग के लिए भी एप्लीकेबल हैं, लेकिन वो ज्यादा हैं। तो हमें याद कौन से रखने हैं कि जो सिर्फ सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, कौन से? 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। ठीक है, अब 15 16 जो है वो हमारा पहले राइट टू इक्वालिटी में आता है। ये जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला है। और 29 और 30 जो है वो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स वाला है। ठीक है, ये आपको 5 ध्यान रखने हैं, ये सिर्फ सिटीजन के लिए है। और आपको जब आप पढ़ोगे ना आगे, अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको, तो आपको पता भी लगेगा कि ये वो चीज, वो इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं कि ये राइट सिर्फ सिटीजन को ही दिए जाते हैं। ठीक है, जबकि बाकी जो राइट है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 है, दैट इज राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ का हक हम फॉरेन इंडिविजुअल से क्यों छीनेंगे? है ना, वो तो सबके पास होना चाहिए ना। सिमिलर सी बात है, की बात है जैसे आर्टिकल 14 है ना, आर्टिकल 14 इज राइट टू इक्वालिटी। भाई हम आर्टिकल 40 जो राइट टू इक्वालिटी है वो फॉरेन एलिमेंट से या फॉरेन इंडिविजुअल से क्यों छीनेंगे? लेकिन वहीं जब आप आर्टिकल 19 की बात करते हो, दैट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी जानी चाहिए ताकि सिक्योरिटी सॉवरेनिटी बनी रहे, तो उससे आप थोड़ा रिलेट करो कि कौन से आर्टिकल्स में एक्चुअल रिस्ट्रिक्शन लगानी जानी चाहिए। उससे भी ज्यादा इजी है कि भाई याद कर लो, 15 16 19, ये हमारे 29 और 30, ये मेन आर्टिकल है, ये अपने को पता ही होनी चाहिए कि भाई सिर्फ सिटीजन के लिए। उसके बाद मोस्टली जो है ना ये आर्टिकल स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, पहली चीज। लेकिन कुछ हैं जो हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी लगते हैं, और वो बेसिक राइट्स हैं, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15 दो। अब देखो, 17 में आपको पता है अनटचेबिलिटी आता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, और 15 में आता है वो जो एजुकेशन राइट्स के अगेंस्ट है ना। अभी हम आगे इंडिविजुअल राइट पढ़ेंगे, बट ये ध्यान रखना है कि ये दो राइट है जो प्राइवेट के अगेंस्ट है, बाकी सारे जो हम स्टेट के अगेंस्ट करते हैं। लेकिन अब ये अगेंस्ट वाला फैक्टर आपको समझ में आ रहा है? ये इसका सिग्निफिकेंस समझो कि मतलब अगर कोई भी राइट आपको नहीं मिलता, तो हम इसके अगेंस्ट वो कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई हम स्टेट के पास जा रहे हैं कि हमारा ये फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो कोई भी एक्शन है ना, या वो जो हमारे राइट्स हैं, वो किसके अगेंस्ट अवेलेबल है? तो स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है, ये चीज। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे नेचर। अब क्या होते हैं नेचर? इन द सेंस कि यार कुछ राइट जो है वो पॉजिटिव राइट्स होते हैं, कुछ राइट जो है वो नेगेटिव राइट्स होते हैं। नेगेटिव राइट्स का मतलब ये है कि जैसे आप हर इंडिविजुअल को मान लो आप सेम ट्रीट करो। ठीक है, तो आपने अधिकार दे दिया ना कि भाई हम कोई भी नागरिक, कोई भी एक एक नागरिक हमारे संविधान के हिसाब से बराबर है। लेकिन
आप ये समझो कि पॉजिटिव राइट में हम क्यों पॉजिटिव राइट्स को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स, अब गरीबी या पावर्टी के कारण जैसे हम बोलते हैं, वो हर नागरिक को हम बराबर नहीं मान सकते। इसलिए कुछ लोगों के लिए या एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हमें कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि वो बाकी सेक्शंस के बराबर आ सके। फॉर एग्जांपल जैसे विमेन्स है, ठीक है, विमेन है या SC STs हैं, वो उन्होंने शुरू से इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है कि उनको वो स्टेट सपोर्ट चाहिए कि वो बाकियों के बराबर आ जाए। ठीक है, जैसे विमेन के लिए 15(3) में लिखा हुआ है, और SC ST के लिए हमने एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही बना दी है। तो वो इसीलिए बना दी है कि हमें हमारे वो फंडामेंटल राइट हमने उनको दिया है कि भाई कुछ पॉजिटिव राइट्स हैं ताकि इन सेक्शंस को हम बराबर लेके आ पाए। ठीक है, ये चीज हो गई। ओके, उसके बाद अमेंडेबिलिटी। अब देखो क्या इसको अमेंड किया जा सकता है, तो पहले तो हम कुछ मेन आर्टिकल्स पढ़ेंगे क्योंकि जो वो नाम से पूछे जा सकते हैं कि भाई दीज व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि रिलेटेड है इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अभी। बस एक चीज ध्यान रखना कि प्रेजेंट स्टेटस ये है कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि कुछ फंडामेंटल कोर फीचर्स जो कि चेंज नहीं किए जा सकते उनको बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे फंडामेंटल राइट्स इटसेल्फ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, उसके बाद जस्टिसेबल। जस्टिसेबल मतलब कि भाई जब इन इन अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधा सीधा कोर्ट के पास जा सकते हैं कि भाई हमें ये फंडामेंटल राइट्स नहीं मिला, या फिर इसका मतलब हनन हुआ है, या फिर मतलब भाई ना, आप समझ रहे हो कि वो राइट के अगेंस्ट अगर हमें वो नहीं मिलता तो हम कोर्ट के पास सीधा सीधा रिप्रेजेंटेशन डाल देते हैं। उसके बाद आता है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन के ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द बेसिक रिस्ट्रिक्शन, व्हाट आर द बेसिक रिस्ट्रिक्शंस जिसके बेसिस पे मतलब वो रिस्ट्रिक्शन उन फंडामेंटल राइट पे लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्टिकल 19 हम पढ़ते हैं, तो 19 हम पढ़ते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड। तो उसके आगे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, जैसे कि हमारा होता है सॉवरेनिटी, जैसे कि हमारा होता है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, जैसे कि हमारा होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि उन आर्टिकल्स पे लगाई जाती हैं। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। बस अब ये ध्यान रखना, एब्सोल्यूट नहीं है, इस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या? सस्पेंशन का मतलब यही है कि जब मान लो इमरजेंसी हुई, नेशनल इमरजेंसी हुई, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो सस्पेंड हो जाते हैं। उसके बाद भी पहले 1975 में बेसिकली क्या हुआ था ना, जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था, तो हमारी पार्लियामेंट की जो टर्म है उसको भी एक्सटेंड कर दिया था, है ना, और काफी सारे राइट्स को एब्रोगेट कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ मतलब आर्म्ड बेसिकली इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो चेंजेस लेके आए थे आर्म्ड रिबेलियन के अंदर। ये पूरा हम इमरजेंसी के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। बस आप इतना ध्यान रखना कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स पॉसिबल है, और वो उस केसेस में पॉसिबल है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। बस अभी के लिए इतना। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 का मतलब है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब स्टेट का मतलब क्या है यार? जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल राइट्स की बात करते हैं, हम वो राइट्स की बात करते हैं, मैंने जैसे अभी बोला ना कि फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द स्टेट है, तो वो स्टेट का मतलब क्या है? क्या स्टेट का मतलब ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज हैं, या फिर स्टेट का मतलब में PSUs भी आ जाती है? तो यार बेसिक सी बात है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट हम ब्रॉड डेफिनेशन लेते हैं। ब्रॉड डेफिनेशन मतलब अगर कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, जैसे मान लो NCLT इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, NCLAT इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना, NGT इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, उसके बाद नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, या फिर कोई भी ऐसी बॉडी जो कि एक स्टेट की तरह परफॉर्म कर रही है, या फिर इट इज वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ द स्टेट, तो वो भी स्टेट के अंदर आएगा। बेसिकली ये कि मान लो अगर कोई PSU कोई इंडिविजुअल को फंडामेंटल राइट का हनन करती है, तो उसके अगेंस्ट भी बेसिकली क्या है कि उसके अगेंस्ट भी केस किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। ठीक है, ओके, अब वापस आ जाते हैं इस पे। हाँ, एक सेकेंड, ये शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो ऐसे रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है व्हाट इज आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में यही है कि यार कोई मान लो हमारा आर्टिकल या लॉ बनाया गया है, वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकता है और बाद वाला भी हो सकता है। बेसिकली वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिक जो फंडामेंटल लॉज हैं उसके अगेंस्ट हुआ, ठीक है, तो वो इनकंसिस्टेंट हुआ तो वो वॉइड हो जाएगा। समझ में आ रहा हो कि कोई भी ऑल द लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
इफ इट इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, तो वो वॉइड हो जाएगा। मतलब कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अगर वो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल लॉज के अगेंस्ट है, देन इट विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड, नल एंड वॉइड। ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि अब आपको पता होगा कि मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बट इतना ध्यान रखना कि काफी ज्यादा लॉज बनाए गए थे जो उस समय ना 1960s और 70s का टाइम था पूरा, 50 से लेकर 70s तक। तो उस समय पार्लियामेंट और जुडिशरी में काफी कंफ्लिक्ट चलते थे। तो उस समय पार्लियामेंट जो है ना, वो ये वाला एक्ट लेके आया था कि मतलब जिसमें 13 जिसको बोलते हैं, उसको 13 को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि ये बोला था कि भाई अगर कोई भी एक्ट इसमें आ गया तो वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर हो जाएगा। बेसिकली क्या था कि 368 आर्टिकल जो है वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर कर दिया था कि आप कुछ भी अमेंडमेंट करते हो तो उसको जुडिशरी के पास कोई हक नहीं है। वो अलग बात है कि बाद में रिस्पेक्टिव जजमेंट के हिसाब से क्या किया था कि इसको एब्रोगेट कर दिया था, बिकॉज ये बेसिक स्ट्रक्चर को ही नलीफाई करता है। ठीक है। बस अब इतना समझ लो कि 13 में यही लिखा है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और in derogation with the fundamental rights, so it will be declared null and void, बस that is it। ठीक है। बाकी जो मेन जजमेंट्स है वो हम अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। अब डॉक्ट्रिन जो है ना यार, नहीं पूछते इतना, ये यार यूपीएससी में ज्यादा पूछी जाती है। आई डोंट थिंक ये इस यहाँ पे पूछेंगे, लेकिन मैं फिर भी बेसिक बेसिक आपको बता देती हूँ। जैसे कि जैसे इक्लिप्स है, चार है, चार ही पढ़ लेते हैं। इक्लिप्स का मतलब यही होता है कि मान लो कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है, ठीक है, या कोई भी लॉ है, और उसको मतलब जैसे अमेंड किया गया है, कुछ सर्टेन चेंजेस लाए गए हैं उसमें, और वो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो एक्लिप्स का मतलब होता है कि वो जो एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस के अगेंस्ट जा रहा है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, या फिर वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। बाकी जो एप्लीकेबल है वो लागू रहेगा। बस इतना ही। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब ये है, जैसे कि मान लो गवर्नमेंट कोई लॉ लेकर आई। अब जैसे हमारा इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताती हूँ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का। जो यूनियन है ना, वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड रिलेटेड काफी सारे लॉज लेके आया था 1992 से, के बाद से, जब से कॉर्पोरेट सोसाइटी को हम काफी ज्यादा स्ट्रेस देने लग गए और हमने डीपीएस में भी चेंज की। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में से उस पार्ट को हटा दिया जो कि उस लॉ के अगेंस्ट था। लॉ मतलब बेसिकली हम बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के अगेंस्ट था। जैसे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जो है वो स्टेट का पार्ट है, तो यूनियन उसके ऊपर लॉ नहीं बना सकता बिना स्टेट से पूछे। तो जिस जिस पार्ट में वो लॉ बनाया गया बिना स्टेट से पूछे, उसको नल एंड वॉइड कर दिया, लेकिन बाकी को एज इट इज रहने दिया। इसका मतलब क्या हुआ? सेवरेबिलिटी। पर्टिकुलर लॉ में उसको हमने तोड़ दिया और पर्टिकुलर लॉ को ही, मतलब पर्टिकुलर लॉ के उस पार्ट को ही हटाया जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बाकी को एज इट इज रहने दिया। उस चीज को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर ये कि जब पर्सन इंटेंशनली चूज करे कि भाई उसको कोई पर्टिकुलर लॉ एक्सरसाइज नहीं कर, बस ये नहीं पूछा जाता, बट आप इतने के लिए ध्यान रख लो कि डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर है क्या। ठीक है। तो वो खुद वो चूज करता है कि मुझे ये राइट नहीं चाहिए, तो अगर वो उसको वो राइट नहीं मिलता तो वो हनन नहीं माना जाता उसके फंडामेंटल राइट का। बस। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग में क्या आता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन ओवररूल इट्स अर्लियर जजमेंट। तो प्रोस्पेक्टिव ऑफ ओवररूलिंग, लेकिन इम्पैक्ट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। तो समझ लो कोई भी रूल को ओवररूल कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली अब एप्लीकेबल होगा। तो बेस्ट एग्जांपल है वोडाफोन का केस। वोडाफोन ने जब केस किया था ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, तो वो केस जीत गया था, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर दिया, जो कि कर ही नहीं सकते, है ना। तो ये चीज। ओके। उसके बाद क्या है हमारा अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब देखो बस बेसिक आपको ये जो मेन मेन आर्टिकल्स है ना वो ध्यान रखना। एक सेकेंड। हाँ, तो जो मेन अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ते हैं ना, इसमें आपको ना मेन मेन जो वो है ना, क्या कहते हैं कि कौन कौन से जजमेंट्स आए और उसने क्या बोला, उसका मेन पार्ट क्या है, बस वही क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला आया शंकरी प्रसाद के। शंकरी प्रसाद में क्या बोला गया कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है अमेंड करने के लिए। अब ना इस फ्लो को समझो। इस फ्लो में पता है क्या आपको लगेगा कि भाई शुरू में पार्लियामेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। ठीक है। और वो था भी इसलिए क्योंकि जब इंडिपेंडेंस हुआ था ना, तो जुडिशरी हमेशा कन्फ्लिक्ट अवॉइड करती थी पार्लियामेंट के साथ, जिसको हेड कौन करते थे? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जैसे ही 1960s के आसपास, 1962-63 में जब इनकी डेथ हुई, तो 65 के बाद से काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ गया। ठीक है। और वो कन्फ्लिक्ट जो है ना, और जुडिशरी का इंटरफेरेंस है, जुडिशरी की सुप्रीमेसी, आप धीरे धीरे हर उस आर्टिकल या फिर हर उस जजमेंट में देखोगे, जिससे आपको लगेगा कि भाई अब जुडिशरी जो है वो काफी एक्टिविस्ट रोल प्ले करने लग गई है, इंस्टेड की जो वो पहले पैसिफिस्ट रोल प्ले करती थी। तो शंकरी प्रसाद केस में तो सीधा सीधा ये बोल दिया कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है।
गोलकनाथ केस में ये बोला 1967 में कि फंडामेंटल राइट्स एक ट्रांसजेंडर पोजीशन एंजॉय करते हैं जिसके लिए आप उसको अमेंड नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा कि 24th और 25th अमेंडमेंट किए गए थे, और वो अमेंडमेंट इसीलिए किए गए थे जिसमें उन्होंने काफी ज्यादा ना डीपीएसपी को ऊपर रख दिया था, और फिर 13(4) इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो ना ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि उस कन्फ्लिक्ट की वजह से फाइनल जब रिप्रेजेंटेशन डाला गया था तो केशवानंद भारती केस हुआ था, जो कि 1973 में हुआ था, एंड इट इज अ लैंडमार्क केस। लैंडमार्क केस क्यों? क्योंकि यहीं पे ही हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, अब क्वेश्चन में पता क्या पूछेगा कि भाई कौन से जजमेंट में हमने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए, बस ये पूछेगा, और वो आपको पता होना चाहिए कि वो केबीसी में हुआ था। केबीसी से याद रखते हैं जनरली हम, ठीक है। केबीसी मतलब केशवानंद भारती केस, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मिनर्वा मिलर आयर कोहिलो केस। अब पता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट ये पढ़ते हम इसीलिए क्योंकि इस केस ये वन ऑफ द केसेस हैं जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को अपहेल्ड किया गया और जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें थी उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो 368(4) और 368(5) था उसको रिमूव कर दिया। क्यों रिमूव कर दिया? क्योंकि ये जो है ना वो पार्लियामेंट लेके आई थी, जिसमें कि जुडिशियल रिव्यू को उन्होंने मतलब उसको हटा दिया था कि मतलब कुछ एक्ट के ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा या अमेंडमेंट को नहीं जुडिशियल रिव्यू कर सकते, तो वो सब हटा दिया। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू वाज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए नहीं कर सकते, मतलब इसीलिए उसको हटा दिया। और ये इसीलिए केसेस दोनों इंपॉर्टेंट है जो आगे जैसे ये हो गया मिनर्वा मिल केस हो गया, आयर कोयलो केस हो गया, ठीक है। वैसे एमसी मेहता केस है एक, है ना। तो वैसे ये वाले वो केसेस है जो इसको जस्टिफाई करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को। ओके, उसके बाद हमारा आता है एक एक आर्टिकल। अब देखो सबसे पहला आर्टिकल आता है, अब इसमें मैंने लिखा काफी कुछ है, मैं आपको पूरा समझा दूंगी, उसके बाद आप खुद रीड करना, यू विल हैव नो इशू एट ऑल, और मैं आपको वो बताऊंगी जो एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी में आपको क्या ध्यान रखना है पता है? सबसे पहले तो आपको आर्टिकल ही पता होना चाहिए कि राइट टू इक्वलिटी का कौन सा है, आर्टिकल 14। उसके बाद इसमें दो चीजें आती हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आपको मैं दो एक चीज बोलूंगी उससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, या पॉजिटिव इक्वालिटी। नेगेटिव इक्वालिटी का मतलब क्या होगा कि नो वन इज अबव द लॉ, मतलब हर एक इंडिविजुअल को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। समझ में आया? नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि भाई जैसे एससी एसटीज या वुमेन है, वो इक्वल सर्कमस्टांसेस नहीं मान सकते आप, इसीलिए उनको हम हमेशा एक स्पेशल प्रिविलेज देते हैं या फिर स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस कर सकें। अब दूसरी चीज कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो हमने ब्रिटिश ट्रेडिशन से लिया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। दैट इज इट, आपको यही याद रखना है। ठीक है, बाकी आप एक बार रीड करना, जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी है। अब बस एक चीज ध्यान रखने की, क्या इसके ऊपर एक्सेप्शंस लग सकते हैं? तो हाँ, एक्सेप्शंस लग सकते हैं। सबसे पहले यही कि अगर आपको डीपीएसपी इंप्लीमेंट करना है तो इसके ऊपर एक्सेप्शंस लगाए जा सकते हैं। और वैसे प्रेसिडेंट जो हमने इम्यूनिटी दी हुई है, जैसे गवर्नर्स हैं, एमपीज हैं, फॉरेन डिग्निटरीज हैं, है ना, जो प्रेसिडेंट है हम उनके पास सिविल और क्रिमिनल इम्यूनिटी है ना, तो अब वो इम्यूनिटी जो है वो तो इसके अगेंस्ट है। तो अब लेकिन उसको आप गलत नहीं बोल सकते, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट, लाइक होता है ना, सबसे रिस्पेक्टेबल पोजीशन जो हमारी कंट्री की है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो प्रेसिडेंट है। तो वो एक्सेप्शन है हमारे लिए, अदरवाइज इक्वालिटी बिफोर लॉ हम फॉलो करते हैं या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हम फॉलो करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है? पहले तो आप ये ध्यान रखो कि 14, 15, 16, 17, 18 ये हमारे राइट ऑफ इक्वालिटी में आते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले जल्दी जल्दी ना थोड़ा एक मिनट ओवरव्यू देती हूँ कि 14, 15 में है क्या। 14 में हमारा आता है ये वाला राइट ऑफ इक्वालिटी, बेसिकली नो वन इज अबव द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ठीक है, 15 में हमारा आता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, 16 में हमारा आता है कि भाई इंप्लॉयमेंट के केस में हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। वही सेम लैंग्वेज लिखी होती है, बस आपको पता होना चाहिए कि इंप्लॉयमेंट से रिलेटेड है वो। 17 में हमारा आता है अनटचेबिलिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना। 18 में हमारा आता है टाइटल्स, कि मतलब आप कोई भी जो टाइटल है वो कोई कंफर नहीं कर सकते, मतलब अगर आप स्टेट में आप सर्विस कर रहे हो या कोई भी इंडिविजुअल भी है, तो आप प्रेसिडेंट की मर्जी के बिना या फिर गवर्नमेंट की मर्जी के बिना कोई भी फॉरेन टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कोई भी ऐसे प्राइज मनीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते। प्राइज मनी इन द सेंस कि मतलब कोई भी एक जो जैसे कोई भी एक अवार्ड है या कन्फर जो करता है कोई भी, अगर फॉरेन स्टेट आपको दे रहा है इंडियन डिग्निटरीज को, तो वो बिना प्रेसिडेंट या बिना स्टेट के कंफर्मेशन के नहीं आप एक्सेप्ट कर सकते। अ, इसका आगे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है, मैं अभी आपको दूंगी, फिर इसके एक दो एक्सेप्शन भी हैं।
बट मेन समझ में आ गया ना कि हम राइट टू इक्वलिटी में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल 15 में 14 हो गया, 15 में यही आता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब समझ में आ ही रहा है कि इस बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब 15(2) जैसे मैंने बताया था वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी है, तो मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अगर जैसे एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर वो पब्लिक वाटर है या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, वाटर पॉन्ड्स हैं, तो उसका एक्सेस जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी किसी को मना नहीं कर सकते कि भाई तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, उससे रिलेटेड है बेसिकली। ठीक है। क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है? तो एक्सेप्शन है, जैसे वुमेन और चिल्ड्रन। वुमेन और चिल्ड्रन मतलब 15(3) में लिखा है कि अब वुमेन के लिए अलग से लॉ बनाया जा सकता है। 15(4) की जब आप बात करते हो तो वो SC ST के लिए, जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया था। ठीक है। और वैसे ही 15(5) जो है वो हमारा बैकवर्ड क्लासेस के लिए, 15(6) 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि EWS वाला आता है वो हमने ऐड किया हुआ है। तो ये हमने एक्सेप्शन दे रखे हैं। इसमें जो 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ट्राई करूंगी कि अलग से दोबारा एक वीडियो लेके आऊं जिसमें हम मेजर मेजर ना अमेंडमेंट्स करेंगे आगे, जैसे मैं आपको फ्लो में बताऊंगी। ठीक है। ओके। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 16। देखो आर्टिकल 16 सेम है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, लेकिन इससे ऊपर वाला था कि आप नॉर्मली मतलब कोई किसी को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। आर्टिकल 16 में लिखा है कि किसी को एम्प्लॉयमेंट देते समय आप किसी को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, और रेसिडेंस, इन बेसिस के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। बस ये जो चीज है ना, ये चीज 5 ये आप याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कुछ नहीं करना, बस आर्टिकल 17 ध्यान रख लें। दो चीजें हैं कि अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। दूसरी चीज ये कि आर्टिकल 17 रिलेटेड अनटचेबिलिटी से, जो कि प्रिवेंट करता है अनटचेबिलिटी को, लेकिन अनटचेबिलिटी कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। ठीक है। और ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी लगती है। अब आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा होगा ना, क्या कोई भी इंडिविजुअल किसी और के इंडिविजुअल के अगेंस्ट, भले वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, अनटचेबिलिटी एक्सप्रेस या फिर वो कर सकते हैं क्या? एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है। ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 18 जो कि है अबॉलिशन ऑफ टाइटल। इसमें क्या आता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में? तो जो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि इट प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल अदर देन मिलिट्री और अकेडमिक। मिलिट्री और अकेडमिक करे जा सकते हैं, यानी कि आप जैसे सुनते होगे ना कि लेफ्टिनेंट कर्नल है या फिर कॉमोडोर है, ये लगाते हैं कॉमोडोर है ना, तो वो लगा सकते हैं क्योंकि वो अकेडमिक या फिर मिलिट्री से रिलेटेड है। जैसे अकेडमिक मतलब जैसे डॉक्टर लगाते हैं, है ना, तो वो लगाए जा सकते हैं। उसके अलावा कोई भी टाइटल नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। और राइट, उसके बाद है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब आर्टिकल 19। अब यार आर्टिकल 19 कहाँ तक है? एक तो 19 है, 20 है, 21 है और 22 है। ये हमारे आते हैं राइट टू फ्रीडम में। ठीक है। आर्टिकल 23 और 24 आ जाते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाले में। ठीक है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये हमारे चार जो है वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है। तो इसमें से भी जो आर्टिकल 19 है, 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड, कि मतलब कुछ भी एक्सप्रेस कर पाना, फ्रीडम ऑफ स्पीच रख पाना, वो आर्टिकल 19 में प्रोटेक्टेड है। अब उसमें भी काफी ज्यादा वेराइटी है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स हैं, जो क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब सिर्फ ये नहीं है ना कि आप बोल पाओ, ये प्रेस से भी रिलेटेड है, ये हमारे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के टेपिंग के अगेंस्ट से भी रिलेटेड है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। आर्टिकल 20 का जो बेसिक हमारा है ना, आर्टिकल 20 में आता है हमारा जो वो वाले राइट्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो होते हैं, जो नहीं होते, हाँ, प्रिवेंशन इन सर्टन डिटेल, मतलब जिसमें आप प्रिवेंशन एंड अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, वो वाले अभी आगे हम पढ़ेंगे। मैं आपको एक एक वो चीज एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके भी आगे 3 पार्ट होते हैं, नो डबल जेपरडीज एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, वो वाली चीज। ठीक है। ओके। उसके बाद आते हैं हमारे आर्टिकल 19, 21 आता है हमारा राइट टू लाइफ, और 22 जो आता है वो हमारा आता है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड होता है। ठीक है। ओके। उसके बाद हमारा आर्टिकल 19 में सबसे पहले जो आता है वो है राइट टू फ्रीडम। अब यार राइट आर्टिकल 19 में ना 3 4 राइट्स हैं, मतलब 5 एक राइट्स है, उसको आप फ्लो से याद रखना। फ्लो में मतलब क्या याद रखोगे? क्वेश्चन में क्या आएगा सबसे पहले तो ये कि इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच आती है, मतलब आप कहीं पे भी कुछ भी बोल सकते हो। उसमें भी आगे टाइप्स हैं, मैं थोड़ा बताऊंगी, बट पहले मैं आपको फ्लो बताती हूँ। फिर इमेजिन करो आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, उसके बाद एक्सप्रेस कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि आप असेंबल हो पा रहे हो, उसके उसी के बाद तो आप एक्सप्रेस कर पाओगे ना। असेंबल होने के बाद आप एसोसिएशन भी बना लेते हो। ठीक है। एसोसिएशन बना पा रहे हो,
तो उसके बाद आप वहां पर क्या करना चाहोगे, रहना चाहोगे या फिर आप मूव करना चाहोगे, ठीक है। तो वहां पे एक इंडिविजुअल रिसाइड से रिलेटेड जो राइट्स है वो भी इसके अंदर आते हैं। फिर मूव कर पाना भी इसके अंदर आता है। उसके बाद कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर पाना वो भी इसी के अंदर आता है। अब मैं एक एक पढ़ाऊंगी ना तो आपको ये एक स्टोरी से याद रहेगी और आप ये याद रख पाओगे कि आर्टिकल 19 में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रोपोगेट वंस व्यू, राइट अगेंस्ट टेपिंग कॉन्वर्सेशन, ये इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, एक बार रीड करना आपको पता होना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच लिमिटेड नहीं है, इसमें अगेंस्ट पान, साइलेंस, राइट टू साइलेंस जो है ना वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि इसको बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड तो नहीं है ये। वैसे ही राइट टू प्रिवेसी जो हम पढ़ते हैं वो जो है आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, लेकिन जो प्रेस वाला रिलेटेड है या फिर हमारे जो साइलेंस वाले जो चीज रिलेटेड है वो जो राइट है वो हमारा आर्टिकल 19 से रिलेटेड है बस, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा पीसफुली असेंबल, मतलब कोई भी पब्लिक मीटिंग को होल्ड कर देना, है ना, कोई भी पब्लिक मीटिंग क्रिएट कर पार्टिसिपेट करना या फिर हेल्ड करना। उसके बाद एसोसिएशंस बना पाना, जैसे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है वो इसी से डिराइव्ड है। उसके बाद राइट टू मूव आउट ऑफ द आउट ऑफ नहीं, मतलब जो ये वाला राइट है ना वो है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। इसमें क्या होता है ना कि आप अगर इंटर कंट्री की बात करते हो तो आर्टिकल 21 में चला जाता है, अगर आप विद इन कंट्री में मूवमेंट की बात करते हो तो आर्टिकल 19 में रहती है वो बात, ठीक है। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, अब कोई भी, अब कोई पंजाबी है तो वो साउथ में जाके डिसाइड कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है ना, तो वो जो चीज है वो इसके अंदर आती है। उसके बाद कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर पाना, कोई भी मतलब गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, तो वो भी आर्टिकल 19 के अंदर आता है। ये सारे आर्टिकल 19 के अंदर है। अब इंडिविजुअल अगर मैं बात करूँ ना, जैसे पता है ये क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं कि भाई हर एक जो राइट है उसके अगेंस्ट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कि भाई सारे राइट एब्सोल्यूट तो है नहीं, जैसे मैंने बोला रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो लगी हुई हैं। अब ये इंडिविजुअल कभी सीजीएल में नहीं पूछेगा, बस ये ध्यान रख लेना कि भाई रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं और मेजर रिस्ट्रिक्शंस क्या है। जैसे मेजर रिस्ट्रिक्शंस पता है क्या है, सॉवरेनिटी है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। जब ये दोनों बॉडीज में पढ़ाऊंगी ना तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी पूरी चीज, पर बस ध्यान रखना कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, जब उनके अगेंस्ट विलफुल डिसोबीडियंस होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उस इंडिविजुअल पे या ग्रुप पे लगाया जा सकता है, ठीक है। ओके, उसके अलावा इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, तो ये मोरालिटी, डिसेंसी, ये मेन वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि इंडिविजुअल या ग्रुप या सोसाइटी पर लगते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कि वो फंडामेंटल राइट्स सही तरह से एक्सरसाइज हो पा रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद आ जाओ आर्टिकल 20 पे। आर्टिकल 20 में क्या आता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अब प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस मतलब इसमें ना मेरे को खुद को बड़ा करवा कंफ्यूजन होता है इसमें और आर्टिकल 22 में, ठीक है। ये आप कंफ्यूज मत होना कभी, जो ये वाला जो है ना प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, मतलब कि कोई इंडिविजुअल ने ऑफेंस कर दिया, अब उसके अगेंस्ट कोई भी मतलब जो लॉज हैं, जो कार्यवाही होगी वो किस रिस्पेक्ट में होगी, तो वो इसमें लिखा हुआ है। इसके तीन पार्ट होते हैं, ये ध्यान रखना है, नो एक्सपेक्ट पोस्ट फैक्टो, नो डबल जेपडी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मेन आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब ये है कि देखो सबसे पहले तो नो एक्सपोज फैक्टो मतलब इसका हमारा इसके हमारे पास यही आता है कि कोई भी लॉ इनैक्ट जब होता है तो वो एक्सरसाइज उस लॉ इनैक्ट होने के बाद से ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल समझने का ये है, जैसे निर्भया केस में एक माइनर जो था, जो 18 ईयर्स का माइनर था, उसको फांसी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि माइनर्स के केस में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में वो अमेंडमेंट ही नहीं था कि भाई माइनर्स को भी हिनस क्राइम के लिए ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन आफ्टर निर्भया केस माइनर्स को भी इंक्लूड किया गया। तो इसलिए अगर अब ऐसा कभी कुछ हो, होपफुली कभी ना हो, लेकिन अगर अभी ऐसा कोई केस आता है तो माइनर्स को भी एज एक अडल्ट ट्रीट किया जाएगा, एक्सट्रीमली रेयरेस्ट ऑफ द रेस केसेस में। लेकिन निर्भया वाले इंडिविजुअल में जो माइनर था उसको सजा नहीं हुई, मतलब उसको सजा नहीं हुई, मतलब उसको ट्रीटमेंट वगैरह हुए जो भी माइनर्स के साथ उस समय लॉ के प्रोविजन से वही हुए। नो डबल जेपडी का मतलब है कि मतलब अगर एक बार किसी पर्सन को किसी चीज के लिए सजा दी गई है तो उसको दोबारा नहीं दी जाएगी, ठीक है, उसी चीज के लिए। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब यही होता है कि किसी इंडिविजुअल को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो अपनी गलती या जो भी उसने क्राइम किया है वो इस चीज एक्सेप्ट करे। मतलब स्टेट के ऊपर है कि वो ये चीज प्रूव करे, लेकिन वो इंडिविजुअल के ऊपर नहीं है कि वो ये चीज एक्सेप्ट करे। ऑल दो इसमें ये होता है कि मतलब जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह है वो लिए जा सकते हैं, ऑल दो इतना डीप में कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, यूपीएससी के क्वेश्चन है, बट स्टिल। आर्टिकल 21, 21 वेरी इजी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब ये बहुत वाइड है,
पहली बात तो ये। और ये जो आर्टिकल 21 है ना, इट इज द कोर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब जब जैसे नेशनल इमरजेंसी भी लगती है ना, तब भी कुछ ही लॉज हैं जो मतलब जिनका इन्फोर्समेंट हटाया जाता है। आर्टिकल 20 और 21 तो वो हैं जो कभी हटाए ही नहीं जाते। ठीक है। बस ये चीज ध्यान रखना कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। राइट टू प्रिवेसी इसके अंदर आता है। ठीक है। राइट टू डिग्निटी, लिव विद डिग्निटी भी इसके अंदर आता है। राइट टू डाई विद डिग्निटी, अरुणा शानबाग केस, अरुणा शानबाग केस वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी इसी के अंदर आता है। ठीक है। राइट टू लिव इन अ पीसफुल इन्वायरमेंट या पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, एमसी मेहता केस इसके अंदर आता है। ठीक है। ओके। उसके बाद बस क्वेश्चन लेकिन इसी से यही आएगा कि मतलब क्या है, व्हाट इज आर्टिकल 21 एंड इसमें मेन आर्टिकल्स क्या है, या किससे किससे रिलेटेड है ये। ठीक है। ओके। उसके बाद हमारे ये जैसे मैंने आपको सारी चीजें बताई, राइट टू पोल्यूशन, ये सुभाष वाले केस में बोला था। राइट टू शेल्टर, राइट टू एजुकेशन, ये जो आर्टिकल 20 है, 21 का जो ए पार्ट है ना, वो की राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, जो 86 अमेंडमेंट से हमने डीपीएसपी भी जोड़ा था, है ना, वो वाली चीज वो इसके अंदर आती है। राइट टू इंफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरटीआई। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू लाइफ। वैसे जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, वो आर्टिकल 19 के अंदर आता है। बट राइट टू एक्सरसाइज और आस्क द इन्फॉर्मेशन, जो कि राइट टू लिबर्टी या राइट टू लाइफ से रिलेटेड है, वो हम इसके अंदर भी हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। वैसे ही राइट टू प्रिवेसी है। राइट टू प्रिवेसी जैसे कि मैंने बताया, पुट्टास्वामी केस, केस पुट्टास्वामी केस। राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और राइट फिर आता है हमारा राइट टू एजुकेशन, 21A, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा था 2002 में। फिर इसी के इसी के मतलब बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट ही आरटीई एक्ट लेके आए थे, जिसमें 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों को फ्री एजुकेशन विद मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट एंड होता है। आगे हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, और मैं ट्राई करूंगी कि सेकंड पार्ट के बाद सेकंड पार्ट में पूरा फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो जाए, सो दैट कि आपको 2 वीडियो में ही पूरा फंडामेंटल राइट रिवाइज करने को मिल जाए। ठीक है।